चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को, और आज की कहानी में बात होने वाली है, हमने आपके लिए 15 कॉन्सेप्ट या 15 क्वेश्चन, 15 कॉन्सेप्ट का एक सेशन रखा है तो वही एक प्रैक्टिस की तरह ही सर। बट कुछ चीजें आपको हो सकता है हर पॉइंट पर अलग या किसी डिफरेंट तौर पे कोई ना कोई एक चीज, एक नया पॉइंट सीखने को मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने इस सेशन को इस तरीके से नाम रखा है या इस तरीके से डिजाइन किया है सर। ओके, लेट्स स्टार्ट सर। सबसे पहली बात पे अगर हम आते हैं तो हम लोग पहला सवाल एक प्रोबेबिलिटी का देखेंगे, और इसमें जो मेन पॉइंट या मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसके बारे में बात करेंगे सर। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ए होने की पॉइंट का 6 है। चलो यहां अच्छे से लिखते हैं पहले इवेंट ए। इवेंट ए अगर होगा तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट का 6 है, और अगर नहीं होगा तो पॉइंट का 4, क्योंकि किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर वो इवेंट होने और ना होने की बात कर रहा है तो होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है तो ना होने की 0.4 होगी। इसी तरह बात आई इवेंट बी के ऊपर। अगर ये होगा तो प्रोबेबिलिटी पॉइंट का 3 है, और नहीं होगा तो पॉइंट का 7। अब लिखा है सर जी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो बेटा बस यही मेरा एक मेन पॉइंट है इस सवाल के अंदर, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आ जाइए अब मैदान में, ध्यान से समझना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब है दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा, अब जो भी लोग देख रहे हैं एक कमेंट करके बताइएगा प्लीज, पूरी क्लास जो भी लोग देख रहे हैं, क्या आपने ऐसा सवाल पहले कभी भी पढ़ा है? तो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शब्द नहीं पढ़ा होगा। ये सवाल बस नॉर्मल तरीके से आ जाता है, या कभी कभी पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट इवेंट सर जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पर यहां लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये पॉइंट समझाने के लिए इस सवाल को कॉन्सेप्ट के लिए रखा गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है ऐसे इवेंट जो एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। मान लीजिए मेरी 2 कंपनियां, और मैं कोई भी इवेंट करता हूं किसी भी कंपनी में, मैं वहां प्रेजेंट होना जरूरी है मेरा।
मतलब अगर मेरा इस कंपनी का इवेंट है आज, तो आज इसका नहीं हो सकता क्योंकि मैं आज यहां हूं, तो दूसरी में नहीं पहुंच सकता। What I called it mutually exclusive event, मतलब दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। तो सवाल क्या है? तो प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो ए नहीं होगा या बी नहीं होगा। तो मैं निकाल लूंगा सर जी, आइदर ए और बी, या ए होगा या फिर बी होगा। तो सर जी माफ करना, या तो ए होगा या बी होगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई पॉइंट का 9, और इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो आपका इवेंट ना ए होगा ना बी होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई पॉइंट का 1 सर जी। अब कई बार लोग यहां पर एक लाइन बोलते हैं, सर अगर आपको ये निकालना था तो आपको तो ये निकालना चाहिए था कि दोनों होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर आपने अभी तो सीखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि दोनों इवेंट एक साथ हो ही नहीं सकते। तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने निकाला भाई या तो ये इवेंट होगा या ये होगा, और उसको 1 में से माइनस कर दिया तो दोनों इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी मेरे सामने आ गई। सो आई होप आज का ये पहला कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए बहुत नया होगा, कुछ लोगों को पहले से आता होगा, और ये तो होता ही है सर, ठीक है ना। चलिए जी, तो आगे की तरफ बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ। रेस और गेम्स का ये सवाल जब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक में लगाने के लिए जाएं, या पहली बार पूरा रेस एंड गेम्स किसी ने पढ़ा हो और वो बच्चे के सामने प्रैक्टिस के तौर पे आ जाए, उसको डर लगने लगता है इस सवाल से कि यार बड़ा खतरनाक सवाल है। बट आज आप इसको पढ़ें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसकी इस सवाल की कोई औकात नहीं है सर। आओ बात करते हैं। 1500 मीटर, एक सेकंड रुक जाना, पहले एक सेकंड बस देना, मैं आ गया। चलिए सॉरी, आइए, लिखा है एक 1500 मीटर की रेस में पी ने क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया। इसका मतलब क्या होगा? पी बोला कि मैं 1500 मीटर दौड़ूंगा और तू 200 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तू 1300 मीटर दौड़। इस सवाल में कभी भी एंड पॉइंट नहीं चेंज होता, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसमें क्या होगा, मैं यहां से दौड़ूंगा और जो मेरे साथ वाला है वो मेरे से 200 मीटर आगे से दौड़ेगा, तो मेरी रेस 1500 की, उसकी रह जाएगी 1300 की, बस। और पी जीत गया 8 सेकंड से, या फिर मैं लिख सकता हूं कि क्यू हार गया 8 सेकंड से। बातें दोनों की दोनों सेम है सर। या फिर पी अगर क्यू को 400 मीटर का स्टार्ट दे दे, मान लो पी बोले कि भाई तू मुझसे 400 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो रेस खत्म हो जाएगी डेड हीट पर
डेड हीट का मतलब होता है सेम टाइम पर रेस का एंड होना। इसके बारे में कल भी मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, तभी मैंने काफी डिटेल में उनको लिखवाया, तो सेम डिटेल की लाइनें आपको बता देता हूं। आप दो लोग या तीन लोग, जितने भी लोग हो, सेम टाइम पर चले या अलग अलग पर चले, सेम लोकेशन से चले या अलग अलग लोकेशन से चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पर आपने रेस के एंड पॉइंट पर सेम टाइम पे एंट्री की है। अभी जहां मेरा एंड पॉइंट था, हम सारे सेम टाइम पर पहुंचे हैं, उसको बोला जाता है डेड हीट सर्जी। चलिए अब एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पी तो दोनों तरफ ही 1500 कवर कर रहा है, पर गौर से देखो, जैसे ही क्यू के 200 मीटर कम हो गए, तो वो पहले 8 सेकंड से हारा करता था, आज आपके साथ बराबर टाइम पर वहां जाके खड़ा हो गया। तो ये 8 सेकंड क्यू ने कैसे बचा लिया, आप सोचो। क्योंकि क्यू का 200 मीटर और दौड़ना कम हो गया। तो साफ साफ लाइन कनेक्ट हो गई कि क्यू 200 मीटर दौड़ने के लिए 8 सेकंड का टाइम लिया करता था, तो क्यू की स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड सर जी, 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोला गया, कहता तो कितना टाइम पी को लगेगा 1500 मीटर दौड़ने के लिए। चलो नीचे वाली लाइन का मतलब क्या है, आ जाओ। पी दौड़ा 1500 मीटर, क्यू दौड़ा 1100 मीटर, पहुंचे कब, सेम टाइम पे, चले भी कब थे, सेम टाइम पर, क्योंकि लिखा नहीं है ना कि अलग अलग टाइम पे चले थे। तो हम कह सकते हैं कि जितनी देर में ये 1100 मीटर जाएगा, उतनी देर में ये बंदा 1500 मीटर जाएगा। तो इसकी स्पीड हमें पता है कि 25 मीटर पर सेकंड है, तो ये 1100 मीटर 44 सेकंड में चला जाएगा। तो 1500 मीटर पी को जाने के लिए भी तो 44 सेकंड का ही समय लगेगा। दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2। आज के पहले दोनों कॉन्सेप्ट धांसू थे, किसी के लिए होंगे किसी के लिए नहीं होंगे। अब कोई पहले से ही जीनियस होगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जनाब, पहले दो कॉन्सेप्ट आज आपने जो सीखे वो बहुत प्यारे और बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको आगे की तरफ जरूर काम आएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट, दुनिया का कोई भी स्टेट एग्जाम, दुनिया छोड़ो, इंडिया का कोई भी स्टेट एग्जाम ले लो, रेलवे एग्जाम ले लो, एसएससी वाले एग्जाम कोई भी हो, बैंक तक के एग्जाम में आपको एवरेज स्पीड का सवाल जरूर देखने को मिलता है सब, 100%। तो यहां पर क्या सीखने के लिए आज हम आए हैं कॉन्सेप्ट में, उस पे आते हैं सर। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे सर। ठीक है जी, आ जाइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 सर। ठीक है, आज एक कार ने लगातार 7 कवर किया है। 7 7 7 और 7। एक कार ने लगातार 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर क्या किया है, कवर किया। पहली बार उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, अगली बार थी 20 किलोमीटर पर आवर, अगली बार थी 30 किलोमीटर पर आवर, और अगली बार थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें उसकी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है कि आखिरकार उसकी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या थी सर।
अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड को समझने के लिए हम क्या करते हैं सर। ऊपर की तरफ हम रख लेते हैं अपना टोटल डिस्टेंस और नीचे की तरफ हम रख लेते हैं अपना टोटल टाइम। कोई जितना मर्जी तगड़ा सवाल आ जाए, ये मेथड से आप अपनी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो 777 टोटल 28 किलोमीटर ले सकता था मैं, पर अगर मेरा डिस्टेंस बराबर है, चाहे दिया भी गया है तब भी मैं उसको नहीं लूंगा तो चलेगा। मैं अपनी पसंद से डिस्टेंस को मानूंगा जो 60, 30, 10, 20 सब पे पूरी तरह कट जाए। तो लो जनाब, मेरे को पता था कि डिस्टेंस सेम है, तो मैंने अपनी मर्जी से इसको मान दिया सर। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 240 किलोमीटर। टोटल टाइम निकालेंगे, 6 घंटे यहां लगेंगे, 3 यहां लगेंगे, 9, 2 यहां लगेंगे, 11, 1 यहां लगेगा, 12। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया, 20 किलोमीटर पर। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4। एसएससी के पिछले 5 साल का इतिहास उठा लेते हैं, ज्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे। पिछले 5 साल उठा लेते हैं, 22, 23, 24, 25 और इस साल को भी ले लेते हैं, आप चाहे 21 भी उठा लो, पर मैं पिछले 4 साल ले लेता हूं, 22 से 26। एक भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें इस कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल देखने को नहीं मिला सर। 100%, 100% आपको इसके ऊपर सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सवाल है क्या? कहता भाई, हमारे पास एक चावल था जिसका रेट है 43 रुपए पर केजी, और एक हमारे पास दूसरे किस्म का चावल है जिसका रेट है 67 पर केजी, और इसको मिलाया गया एक तीसरी किस्म के चावल में और मिलाया गया 2:1:5 में, और इसका रेट मैंने x पर केजी ले लिया। और मिक्स करने के बाद जो पर किलो का रेट है वो 96 आ रहा है। हालांकि मैं तो इसको डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, एक स्टेप कम करके, पर चलो आपको कभी भी कोई परेशानी ना आए, मैं आपसे पूछता हूं। कल को जैसे एक दिन मेरी वाइफ भी आम ले आई, मैं भी आम ले आया, और 1 किलो मैं ले आया, 1 किलो मेरी वाइफ ले आई, तो एवरेज प्राइस क्या पड़ेगा? वो लाई 200 रुपए किलो, मैं लाया 180 रुपए किलो, तो एवरेज प्राइस हो गया 190 रुपए किलो। तो यहां पे मैं अपने मिक्सचर का प्राइस कैसे निकालूंगा? पहले देखा जाएगा कि पैसा कितना खर्च हुआ। 43 रुपए किलो वाली 2 किलो आई, यानी 86 रुपए यहां खर्च हुए। ये 1 किलो आई यानी 67 यहां खर्च हुए। ये 5 किलो आई यानी 5x यहां खर्च हुए। और ये जो सारा पैसा लगा, इसमें आपने 5, 1, 6 और 2 कितने किलो मिलाई? 8 किलो मिलाई, और डिवाइड करके आपके पर केजी का रेट आ जाएगा। और आपके पर केजी का रेट कितना है सर जी? 96 पर केजी। आप खुद सोच लो, आप 2 किलो आम लेकर आए और पर किलो का रेट था 200 रुपए, 400 रुपए के आम लाए, ठीक है।
ओके, मैं 1 किलो लेकर आया जिसका रेट था 170 रुपए, तो 1 किलो 170 का, तो टोटल लग गए 570, और 570 में आए 3 किलो, तो 1 किलो का रेट 190 रुपए बैठ गया। यानी अगर मुझे ये निकालना है कि मेरे मिक्सचर का रेट क्या है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा मेरा पैसा कितना लगा और कितने किलो का लगा, मेरे पर किलो का रेट आ जाएगा। तो जनाब 163 प्लस में 5x बराबर में 768, तो 5x बराबर आ गया मेरे पास सर जी 605, तो मेरे पर केजी का रेट 121 पर केजी होना चाहिए, 131 नहीं सर जी, 121 पर केजी, नॉट 131 पर केजी। अब मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो ओ सॉरी, सबसे पहले ये 153 आएगा, तो ये 615 आएगा सर, तो 123 पर केजी, नॉट 121, 123 पर केजी। तो अब तो ऑप्शन भी मैच कर गया, तो आप अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक लाइक जैसे मेरे से हुई अभी, मैंने एकदम से नोटिस कर ली, वैसे ही आप अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक को जरूर चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपसे कहां गलती। चलिए भाई, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब बात आती है एचसीएफ एलसीएम के ऊपर, जो है मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसके ऊपर 3 बातें हमें याद रखें। बात नंबर 1, मान लीजिए कोई बंदा मुझे 2 नंबर दे दे, एक नंबर 40 दे दे, एक नंबर 50 दे दे। कमेंट करके बताओ, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड हो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जवाब दीजिए इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा जल्दी से। इनमें से कौन सी बड़े से बड़ी संख्या बाहर निकाली जा सकती है, 10, तो उसके बाद रेशियो आ जाएगा 4 और कितना सर जी, 5। अच्छा, क्या आप मुझे 40 और 50 का एलसीएम भी बता सकते हो? एनीवन, जरूर बताए, जरूर, कोई भी हो। क्या आप मुझे 40 और 50 का एलसीएम भी बता सकते हो? प्लीज जरूर बताइएगा। यस, बिल्कुल सही, 200 एलसीएम आएगा। तो क्या मैं अगर एचसीएफ को दोनों नंबर के रेशियो के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या तब भी मैं अपना एलसीएम निकाल सकता हूं? तो इसका जवाब है हां, तब भी आप अपना एलसीएम निकाल सकते हो। यानी बेटा मैं कह सकता हूं एलसीएम बराबर एचसीएफ और गुणा में ये जो 3 रेशियो आपको दिए गए हैं, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा में ये जो रेशियो दे रखे थे आपको, वही काम मैंने वहां भी कर दिया। तो बेटा 34,650 बाय में 5 गुणा 7 गुणा 9 बराबर में एचसीएफ, तो 5 6 के 30, 5 पे 9, ये आ गया, और 63 पे कैंसल हो गया 110। दिस इज द राइट एंड एग्जैक्ट आंसर। बट इसमें भी एक और पॉइंट आता है जिसको मैं डेफिनेटली याद रखूंगा कि परसों की क्लास में इसके साथ का एक और एग्जाम्पल आपको बताऊं, ठीक है, कि क्या माइनर सा चेंज आता है। तब तक के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 यहां पर खत्म होता है। बात आती है सर अगेन कॉन्सेप्ट नंबर 6 की।
इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें काफी सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं सर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें काफी सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं, पर अगर सीजीएल की बात करें तो मान के चलिए एक आधा, क्योंकि इस पर ज्यादा सवाल अभी पूछे नहीं जाते पेयर्स पर, बट एक आधे का मतलब है कि जैसे आज की शिफ्ट में आ गया, किसी और शिफ्ट में आ गया, सीएचएसएल में आ गया, मतलब लगातार रिपीट होने वाला सवाल नहीं है ये। ओके ठीक। बच्चा जी बस एक चीज का जवाब दो। उसने बोला कि दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ 68 है, तो बस आप जवाब दो, क्या इन दोनों नंबर का एचसीएफ 68 आ सकता है? यानी क्या इन दोनों नंबर में से बड़ा संख्या जो कॉमन आ सकती है, क्या वो 68 होगी? बताना जरा। इन दोनों नंबर में से जो भी बड़े से बड़ी संख्या कॉमन आएगी, क्या वो 68 हो सकती है? यस, बिल्कुल 68 हो सकती है। फिर उसने बोला दोनों नंबर का जो सम दे रखा है वो 1224 है सर जी, 1224। तो 68 ने इसको 18 पे काट दिया, यानी 18 पे काट दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात पे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। बच्चों रिक्वेस्ट है जवाब देना कि जब आपने दो नंबर को काट के ये रेशियो निकाला था, एचसीएफ का मतलब होता है कि ये 10 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता था। बड़े से बड़ा नंबर, क्या इसका मतलब यही है कि इन दोनों नंबर में से अब आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता? एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए जल्दी से, क्योंकि आपने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों में से कॉमन आ सकता है। इससे बड़ा नंबर इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ सकता। जैसे आप मुझे बताएंगे सभी लोग, बेटा बताओ वो बड़े से बड़ा नंबर जो 25 और 30 में से कॉमन आ सकता है, जवाब दो। वो ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो 25 और 30 में से कॉमन आ सकता है, वो 5 आ गया। तो उसके बाद ये जो रेशियो बचता है, क्या इस रेशियो का एचसीएफ 1 ही हो सकता है? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब कोई कहेगा ऐसे कैसे? अरे दो नंबर थे, उनमें से जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है वो आपने बाहर निकाल लिया, तो ये जो रेशियो बचा है इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता ना। आप कहोगे क्यों नहीं आ सकता? अरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल चुके हो, मतलब जो मैक्सिमम दोनों में कॉमन हो सकता था वो आपने निकाल लिया है, तो उसके बाद तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बच्चे, तो जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो जब आप इन दोनों में से 68 कॉमन निकालोगे तो एक्स एंड वाई कौन सा पेयर बचेगा या कौन से नंबर बचेंगे? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं होता कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, जैसे ये दोनों तो प्राइम नहीं है, पर इनमें से एक कॉमन आ सकता है एचसीएफ के तौर पे, तो ये एक को प्राइम पेयर है। को प्राइम पेयर की परिभाषा होती है जिनका एचसीएफ 1 होगा वो एक को प्राइम पेयर होता है सर।
अब बेटा x जमा y कितना है, 18 है, तो x को 1, y को 17 ले सकते हैं, इसको 2 और इसको 16। बताओ क्या 2 और 16 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, जवाब दो। क्या 2 और 16 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, जवाब दो फटाफट से। नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये एक को प्राइम पेयर नहीं बनेगा सर जी। फिर सीधा सीधा अगला पॉसिबल है 5 और 13, उसके बाद पॉसिबल है 7 और 11, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है सर जी। अब कई लोग कहेंगे 17 और 1 वो एक ही बात है, 1 17 गिन लिया बस, 17 और 1 दोबारा नहीं गिना जाएगा। तो आंसर आ गया कि कितने पॉसिबल पेयर हैं सर जी, 3 पॉसिबल पेयर यहां बन सकते हैं। दिस इज द राइट एंड एग्जैक्ट आंसर। तो इसका उत्तर पूरी क्लास बताइएगा। हालांकि 15 कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, अगले क्लास में मैं स्पीड को थोड़ा और बढ़ाकर 12 कॉन्सेप्ट, जैसे आप 6 हुए, 12 पे तो पहुंचने की जरूर कोशिश करूंगा सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हमारे कोर्सेज के लिए ऑलिव बोर्ड को जरूर चेकआउट करिए। हमारा नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें so just go and check out our super elite subscription, not सिर्फ क्रैश कोर्स, क्योंकि सुपर एलीट में आपको आप आने वाले सभी बैच का एक्सेस फ्री में मिलेगा सर। थैंक यू बेटा।